चलो आज अपनी पॉलिटी वाली क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 3 क्लासेस देखी थी इंडियन पॉलिटी पर। पिछली क्लास में देखा था प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए ना, अपने पार्लियामेंट हुआ, वो सब कुछ। अब अपने को देखना है स्टेट लेवल पे क्या होता है और लोकल लेवल पे क्या होता है। आज बात करेंगे थोड़ा गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, इन सब के बारे में। तो गवर्नर की पोजीशन अगर देखें तो कुछ कुछ प्रेसिडेंट जैसी मिलती जुलती है। तो सेंटर पे होता है प्रेसिडेंट, स्टेट में होता है गवर्नर। कुछ इंपॉर्टेंट इनसे जुड़े आर्टिकल्स हैं और थोड़े से डिफरेंसेस हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की कुछ पावर्स में, तो वो अपने को देखना है। तो जैसे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड पूरे इंडिया के, पूरे देश के। और जो गवर्नर होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे स्टेट के। एंड द सेम गवर्नर कैन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। तो कई स्टेट्स में आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे एमपी और गुजरात के जो गवर्नर थे वो काफ़ी टाइम तक सेम थे। ऐसे अलग अलग स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा कई बार एक ही गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट्स में एक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल डेफिनेटली है। फिर द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ऑब्वियस सी बात है। तो गवर्नर एक्चुअली काम किस तरह का कर रहे होते हैं, एक तरह से देखा जाए तो जो स्टेट है, स्टेट में अपनी गवर्नमेंट है, सेंटर उस स्टेट गवर्नमेंट में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह वहाँ पे रख रहा होता है। हाँ, तो वो एक तरह से गवर्नर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इस वजह से कई बार टसल भी होती है। जैसे अलग अलग स्टेट्स में आपको अभी भी देखने को मिल रहा होगा कि बंगाल में चल रहा है या फिर अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, तो या फिर दिल्ली में होता रहता है। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव सेंटर अपनी तरफ से रखता है वो कई बार पॉलिटिकली या किसी भी रीज़न से वो कई बार इंटरफेयर जैसा करने लगते हैं, ऐसा दूसरों का आरोप रहता है। तो बहुत डिबेटेबल चीज़ होती है, खैर वो तो। एनीवेज, तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सारे स्टेट्स में गवर्नर्स को। आर्टिकल 161 गिव्स गवर्नर द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट टू पर्सन कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ। अब इसको पढ़ के ना बहुत मिलता जुलता सा लग रहा है जैसी प्रेसिडेंट की भी पावर होती थी। तो यहाँ पे स्टेट में गवर्नर के पास है आर्टिकल 161 की तरफ के तहत, और प्रेसिडेंट के पास यही जो पार्डनिंग वाली पावर होती है, जहां तक मुझे याद है आर्टिकल 72 के तहत उनको पावर होती है ये सब कुछ करने की। पर दोनों में फ़र्क है। आर्टिकल 72 के अंदर जो प्रेसिडेंट को पावर मिली है वो ज़्यादा है। जैसे कि डेथ सेंटेंस को माफ़ करने का पावर गवर्नर के पास नहीं होता, वो प्रेसिडेंट के पास होता है। ऐसी छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं। तो एग्जैक्ट सेम पावर नहीं है ना माफ़ी की, दोनों में फ़र्क है। दूसरा, क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर से ज़्यादा के होने चाहिए। किसी भी मेंबर जो आपके स्टेट में होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर जो विधान परिषद है, वो जहाँ जहाँ होगी वहाँ पे एप्लीकेबल है, तो उसके मेंबर वो नहीं होनी चाहिए। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। क्या होता है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? हाँ, लाभ का पद मतलब। हाँ देखो, मंत्री तो हो ही नहीं सकते क्योंकि मेंबर ऑफ किसी भी इधर पार्लियामेंट के नहीं है, तो मंत्री तो हो नहीं सकते। इसके अलावा भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ऐसी कोई भी उनके पास पोजीशन नहीं होनी चाहिए जिसका वो मॉनिटरी फ़ायदा उठा सकें ना। जैसे कि मान लो कि मैं जो है, मेरा माइनिंग का काम है ना, या फिर मैंने जो भी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं माइनिंग का हूँ, और मैं ही जो है चुनाव लड़के माइनिंग का मिनिस्टर भी बन गया। तो अगर मैं ही मिनिस्टर, तो मैं क्या करूँगा, सारी जो भी अपने लीज है सब खुद को ही देना शुरू कर दूंगा, तो मैं उसका मॉनेटरी फ़ायदा उठाऊंगा ना। वो कहलाएगा अपना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर वो गवर्नर बन रहे हैं तो गवर्नर बनने की वजह से कोई उनको मॉनेटरी फ़ायदा डायरेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, मतलब अपने आप को कोई फेवर ना देते हुए दिख रहे हो, तो वो कहलाएगा अपना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये बात हुई गवर्नर की। नेक्स्ट, मेन जो यहाँ पे अपने को बस देखना था ये पावर्स। तो आर्टिकल 161 गवर्नर के लिए, आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर। तो बिल्कुल सेम चीज़ें चल रही होती हैं। जो एक खास चीज़ बस डिफ्रेंशिएट करनी थी, जो मुझे बस बतानी है यहाँ पे, कि ज़्यादातर स्टेट्स में यूनिकैमरल सिस्टम होता है। मतलब विधानसभा और विधान परिषद, ये दो चीज़ें होती हैं। जैसे अगर सेंटर पे देखें तो लोकसभा राज्यसभा दो हो गई, तो वो होता है बाय कैमरल। स्टेट्स में क्या होता है, ज़्यादातर में केवल विधानसभा होती है। बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे विधान परिषद भी आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल केवल 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे दोनों यहाँ पे हैं। तो ये बस नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जितने भी अपने स्टेट्स हैं उनमें से केवल 6 फिलहाल ऐसे हैं जहाँ पे दोनों हैं, मतलब बाय कैमरल सिस्टम वो लोग फॉलो कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 में बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। बस ये अपना काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ज़्यादातर में यूनिकैमरल है, बस ये 6 ऐसे खास हो जाते हैं ना, कुछ एक्सेप्शन जैसे हैं ये। तो यहाँ पे
बाई कैमरल सिस्टम ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इन 6 का नाम याद कर लेना बाद में। अब चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट देखा था सेंट्रल लेवल पे, तो स्टेट लेवल्स पे होंगी हमारी हाई कोर्ट्स। फिलहाल अगर नंबर्स देखें तो 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो 1862 में स्टैब्लिश हुई थी और सबसे पुरानी हाई कोर्ट है ये। और हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश जो है ये सबसे नई है, ये 2019 में स्टैब्लिश हुई थी। टोटल 25 हाई कोर्ट है। स्टेट्स तो हमारे इससे ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कुछ स्टेट्स जो हैं वो हाई कोर्ट्स को शेयर कर रहे होते हैं, है ना। तो उनकी एक ब्रीफ लिस्ट है यहाँ पे मैंने जस्ट कंपाइल कर रखी है। तो ये टोटल 25 की लिस्ट है। इसमें से शेयरिंग वाले अगर देखें तो खासकर जो अपने आइलैंड ग्रुप्स हैं ना, जैसे अंडमान निकोबार ग्रुप है, तो वो वेस्ट बंगाल के साथ शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो अपना पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है, इन सब का मिला के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बन जाएगा। लक्षद्वीप वाला जो अपना यहाँ पे ग्रुप है वो केरल के यहाँ पे जाता है, मतलब केरल हाई कोर्ट के अंदर उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है। बाकी सबके तो लगभग सिंगल हैं। और ये अपने जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इनका मिला जुला के गुवाहाटी में हाई कोर्ट है। तो ये कुछ हो जाते हैं जहाँ पे मिला के होते हैं। तो कई बार पहले सवाल पूछे जा चुके हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप का जो हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन है वो कहाँ पर आता है, तो आंसर हो जाएगा केरल हाई कोर्ट, इस तरह से। नेक्स्ट, अब पंचायत की बात करते हैं। तो इस पे बहुत सवाल देखने को मिल रहे हैं। नया टॉपिक नहीं है क्योंकि 93 94 में ये चीज़ें आ चुकी थी, लेकिन बाकी के हिस्से देखें तो उनसे तो काफ़ी ज़्यादा नया है ये। इसलिए इनमें थोड़े से आर्टिकल के नंबर्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल एज इट इज़ देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर में। कि पंचायत की बात करें तो 243 से 243 ओ, ये जीरो नहीं है, ओ लिखा हुआ है इसमें। वो बहुत अल्फ़ाबेट भी बाद में जुड़े हुए हैं ना, बहुत सारे सब पार्ट हैं इस वजह से। तो 243 से 243 ओ यहाँ से अपनी शुरुआत होती है। मतलब ये अपना जो पूरा ग्रुप है वहाँ पे पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे लागू किया गया था। ईयर है 1992। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 टियर सिस्टम बनाया गया था जिसमें ग्राम पंचायत है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इसको बोलते हैं 3 टायर सिस्टम। कई जगह आपको PRI लिखा हुआ मिलेगा, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उसको बोलते हैं, तो इसी चीज़ को वो बोलते हैं। पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट, तो कहाँ एक्सेप्शन है जहाँ पे फिलहाल ये लागू नहीं है, तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है सारे के सारे। यूनियन टेरिटरी सब में ये लागू है, दिल्ली को छोड़ के। इतनी जगह फिलहाल जो है पंचायत सिस्टम लागू नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है क्योंकि इस पर डायरेक्ट सवाल अपने से पूछे जा सकते हैं। किन स्टेट्स में कहाँ पे लागू नहीं है, तो यहाँ से अपन आंसर दे सकते हैं। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से लागू हुआ था वो बता सकते हैं, किस ईयर में हुआ था वो बता सकते हैं। नो, कई कई जगह थोड़ा सा आर्टिकल लिखे हुआ जाता है कि कौन से आर्टिकल्स के तहत जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, स्टैब्लिश किए गए, तो यहाँ पे ये नंबर्स अपने काम आ जाएंगे। नेक्स्ट आएगा म्यूनिसिपैलिटी, ये भी उसी के अंदर आएगा। आर्टिकल का नंबर है 243 तो है ही, पी से स्टार्ट होगा और ZG तक जाएगा। तो बहुत सारे उसके अंदर सब पार्ट है, इस वजह से अल्फ़ाबेट भी वहाँ पे 2 उनको डालने पड़ रहे हैं। तो हर एक आर्टिकल के अंदर क्या है हमको इतनी डेप्थ में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो पंचायती राज है वहाँ पे कौन से आर्टिकल्स लगेंगे, म्यूनिसिपैलिटी है वहाँ पे कौन से आर्टिकल लगते हैं, बस हो गया हमारा काम। क्योंकि जो भी अपने मल्टीपल चॉइस आएंगे बिल्कुल ऐसे ही उसमें ऑप्शंस भी दिए रहेंगे। तो ऊपर था 73rd अमेंडमेंट, ये हो जाएगा 74th अमेंडमेंट। ईयर है 1992, विच एनविसेजेस 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। तो पंचायती राज में भी 3 टाइप थे, यहाँ पर भी 3 टाइप है। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है म्यूनिसिपल काउंसिल और दूसरा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब उसमें तो बताया था विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनके बीच में किस तरह से डिस्टिंक्शन होता है। जैसे आपने BMC सुना होगा ना, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। पर कई जो छोटी Tier 2 सिटीज़ है वहाँ पे कॉरपोरेशन नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल है। हाँ, जैसे हमारा नगर निगम होता है। हाँ, तो यहाँ पे फ़र्क आएगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज़ होती है वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, उनसे कम वाली में म्यूनिसिपल काउंसिल और उनसे भी कम वाले में फिर नगर पंचायत। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन होता है पॉपुलेशन की कैटेगरी के हिसाब से। ये बात हुई अपनी म्यूनिसिपैलिटीज़ की। अब स्टेट लेवल और लोकल लेवल में इतने ही सवाल बनते हैं, इसी से या तो आर्टिकल का नंबर पूछ लेंगे,
किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था, किस साल में आया था, हो गया काम। अब कुछ और एजेंसीज हैं जिनके बारे में अपने को बात कर लेनी है। पहला है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, किसी का भी इलेक्शन हो, सारा का सारा जो भी देखते हैं ये लोग देखते हैं। तो अगेन बहुत कम चीज़ें हैं जो उसमें अपने को देखना है। पहला, कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 25 जनवरी 1950। किस आर्टिकल के तहत, तो 324, इस आर्टिकल के तहत ये आता है। पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो वो थे सुकुमार सेन। ये होता क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करती। क्वासी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या होता है क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशरी, इस तरह से कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा। हाँ हाँ, मतलब एक तो जुडिशियल पूरा होता है जिसके पास पूरी पावर होती है, जुडिशियल से रिलेटेड, जैसे कोर्ट हो गए। अब ये क्वासी, मतलब इनके पास पूरी कोर्ट जैसी पावर नहीं होती, कह सकते हैं कि सिंप्लीफाइड वर्जन उनके ये लोग रहते हैं। मतलब लॉ को ये इंटरप्रेट कर सकते हैं और अपने डिसीजन दे सकते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो मान लीजिए मैंने पर्चा भरा इलेक्शन के लिए और मेरा पर्चा रिजेक्ट हो गया, तो वो कुछ बेसिस पे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो किस नियम के तहत रिजेक्ट करना है, नहीं करना है, और वो एक्शन ले रहे हैं उस चीज़ पे, इस वजह से वो लोग क्वासी जुडिशरी हो जाते हैं। हालांकि उनके जो भी उन्होंने अपना डिसीजन लिया उसको मतलब बाद में जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो वो सारा सिस्टम बना हुआ है कोर्ट का, जैसे लोअर कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है, तो और सबसे नीचे कह सकते हैं कि क्वासी जुडिशरी यहाँ पे बॉडी की तरह वो लोग काम करते हैं। तो लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। ये था इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट आता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की बहुत ज़्यादा चर्चा होती नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन माना जाता है। किस आर्टिकल के तहत ये आएगा, तो आर्टिकल 280। डायरेक्ट सवाल है प्रीवियस ईयर में कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत गठित किया जाता है, या किस कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन किस आर्टिकल के तहत है। तो 280 आर्टिकल है वो फाइनेंस कमीशन के लिए है। अगेन वही क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर, हर 5वें साल प्रेसिडेंट इसको गठित करते हैं। इसकी रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को सबमिट होती है। चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं, सारे सीनियर रैंक के IAS ऑफिसर्स होते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन जो अभी रिसेंट जो गठित हुआ था वो था 15th फाइनेंस कमीशन। 2 जनवरी 2017 को उसका गठन हुआ था। चेयरमैन कौन थे उसके, NK सिंह। अब जो 16th वाला होगा उसका अभी फ्यूचर में गठन होगा फाइनेंस कमीशन का। तो एज ऑन डेट अगर देखें तो 15th वाला एंड होने पर वो आ रहा है। ये बात हुई अपनी फाइनेंस कमीशन की। नेक्स्ट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 368, है ना। तो कुछ आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 352, 356, 360। ये तीनों किससे रिलेटेड हैं, इमरजेंसी प्रोविजन से। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी बदलाव की बात होती है तो आर्टिकल 368 इसका यूज करके हमेशा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए जाते हैं। जैसे ऊपर देखा था 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट या 86th अमेंडमेंट। तो वो जो भी अमेंडमेंट होंगे वो आर्टिकल, उसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 368 के अंदर होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को के लिए एक बात और है कि इसे पूरी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। किसी सरकार का मन किया तो उसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल डाला। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेफ गार्ड है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो मेन इसको गार्ड करने की जो पावर्स हैं या फिर जो जिम्मेदारी, वो किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के ही कई सारे केसेस में डिसीजन है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। उससे जुड़ी बाकी चीज़ें, पॉलिसीज वगैरह को आप चेंज कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर को आपको चेंज या उसमें कोई बदलाव आपको नहीं करना। तो उसका गार्जियन जो है वो होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट। तो 2 कैटेगरी की अमेंडमेंट है 368। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, बस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़े जो सवाल हैं उसमें आर्टिकल का नंबर अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से आर्टिकल, अगर अगर आपको अमेंडमेंट करना भी है तो उसके लिए आपको कितना सपोर्ट की जरूरत है पार्लियामेंट के अंदर। तो स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट मतलब मोर देन 50% होना चाहिए ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, एंड अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ऐसा ना हो कि लोग ही ना हो, कि 250 में से केवल 50 लोग आ गए और उनमें से आधे लोगों ने वोट करके पास कर दिया, ऐसा नहीं। प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो वो चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि टोटल हाउस का जो नंबर है उसमें से इतना होना चाहिए। और दूसरा, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, उनके हिसाब से वो लोग करते रहते हैं। अपने को उसके डीप में नहीं कूदना है, अपने लिए बस इंपॉर्टेंट है 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंध रखता है बस। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री टर्म्स। बहुत सवाल बने इसमें तो प्रीवियस ईयर में, हर एक टर्म पे सवाल, लगभग हर टर्म पे पूछा जा चुका है।
तो सबसे पहले आएगा कोरम। कोरम क्या होता है? तो कोरम सिंपल सी बात है, जैसे ऊपर देखा था कि जो है कुछ मिनिमम नंबर होना चाहिए, तभी जो है आपकी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी, वरना नहीं चलेंगे। वरना वही बात हो गई कि जो है 10-15 लोग अंदर बैठे हैं और उन्हीं के हिसाब से सारा का जो है वो बिल से पास कर डाले, तो ऐसा नहीं चलेगा। कोरम मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस। ट्रांजैक्ट द बिजनेस का मतलब बेसिकली जो अंदर की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो। मिनिमम नंबर जो होगा वो कहलाएगा कोरम। फिर आएगा क्वेश्चन आर। क्या होता है? तो पहला घंटा जो होता है हर सिटिंग का पार्लियामेंट में, उसे कहते हैं क्वेश्चन आर। फिर कुछ स्टार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो इनको ओरली आंसर किया जाता है हाउस के अंदर, वो होते हैं स्टार्ड क्वेश्चंस। फिर होंगे अनस्टार्ड क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन राइटिंग। तो स्टार्ड क्वेश्चन का आंसर ओरली दे दिया जाता है, जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है उनका जवाब जो है वो रिटर्न में देना पड़ता है। अभी कौन देते हैं इसका जवाब? मिनिस्टर्स जो भी होते हैं कंसर्न मिनिस्ट्री के, उनको वहां पे आके जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट जीरो आर। जीरो आर कब शुरू होता है? तो द आर आफ्टर क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर के जस्ट तुरंत बाद जो है वो जीरो आर कहते हैं। फिर एडजर्नमेंट मोशन। तो ना बहुत सारी टर्म्स हैं, जस्ट एग्जैक्ट बहुत सारे तो आपको पता भी होंगी, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी सरकार गिराने के लिए हमेशा इसका यूज किया जाता है कि भैया आपके पास जो है मेजोरिटी नहीं है, अगर है तो आप फ्लोर पे आके सिद्ध करो। जैसे अभी आपके बिहार में हुआ ना, वहाँ पे अब फ्लोर टेस्ट होने वाला है, या फिर अभी पहले महाराष्ट्र में हुआ था फ्लोर टेस्ट, तो इसी तरह से सेंटर में भी होगा, तो वो कहलाएगा अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इस पे सवाल दिख ही जाते हैं। जीरो आर, कॉलिंग अटेंशन, या फिर स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन आर, ये बस छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि सवाल पूछे जा चुके हैं।